Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Very good. अब लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बात कर ली थी। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी डिस्कस हो गया था कि ऑब्जेक्ट के लिए आपको बनानी पड़ती है क्लास। ठीक है, तो अब आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रैक्टिकल पार्ट लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हुए। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। टॉपिक को समझने के लिए हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्ट्रक्चर, जिसे आप पढ़ चुके हो, एंड आज का नया टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लास। शैल आई स्टार्ट द सेशन? शुरू करें। वेरी गुड, चलिए सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेफ्ट हैंड साइड पे आप मुझे सी लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें बताएंगे। राइट हैंड साइड पे मैं आपको सी प्लस प्लस से रिलेटेड उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट्स दे रहा हूं। अब ये बताइए, अगर सी लैंग्वेज में मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे एक स्टूडेंट का डेटा, जिसमें रोल नंबर भी है, ग्रेड भी है और परसेंटेज भी है, ये डेटा स्टोर करना है, तो एज अ सी डबल प्लस डेवलपर, सॉरी एज अ सी डेवलपर, आप अपने प्रोग्राम में क्या यूज करोगे? और आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर, ग्रेड और परसेंटेज तीनों रखनी है। गुड। एज अ सी लैंग्वेज डेवलपर आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? आप स्ट्रक्ट लिखते हैं, स्ट्रक्ट लिखने के बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, जिसे हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जब आप सी डबल प्लस में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो स्ट्रक्चर ना यूज करके आप उसकी जगह यूज करेंगे एक नया कीवर्ड, एक नया टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लास। इसका ये बिल्कुल मतलब मत सोचिएगा कि सर क्या सी डबल प्लस में स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। बिल्कुल सी डबल प्लस में स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सी डबल प्लस में स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को वैसे फॉलो नहीं करते जैसे क्लास फॉलो करती है। इसलिए हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर हम सी डबल प्लस में यूज करते हैं क्लास। तो आज का पहला रूल ये है, जब भी आपको मिक्स टाइप का डेटा स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, जैसे इस वक्त हमें स्टूडेंट का रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज तीनों स्टोर करनी है, तो आप हमेशा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज करोगे क्लास। फर्स्ट पॉइंट। ओके, वेरी गुड। तो क्लास लिखने के बाद फिर आप मेंशन करेंगे क्लास का नाम, जो मेरे केस में हो गया एक बार फिर से स्टूडेंट। आप जरा सी लैंग्वेज रिकॉल करिए और बताइए, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद आप करली ब्रेसेस के अंदर क्या बताते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद उसके करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या बताते हैं? कंपाइलर को क्या इन्फॉर्म करते हैं? आप इन्फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर की डिटेल, हर एक मेंबर की डेटा टाइप और उस मेंबर का नाम। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आकर डिक्लेयर करेंगे इंट रोल। ओके, फिर आप डिक्लेयर करेंगे कैर ग्रेड, फिर आप डिक्लेयर करेंगे फ्लोट परसेंटेज। करेंगे? ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको याद होगा आपका स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन आप बंद कर देते हैं। बिल्कुल, इतना लिखने के बाद स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन अपन क्लोज कर देते हैं, है ना। क्लास की तरफ आइए। क्लास को भी आप इनिशियली ऐसे ही शुरू करेंगे डिजाइन करना कि उसके अंदर आप रखेंगे उसका मेंबर रोल, फिर आप रखेंगे उसका नेक्स्ट मेंबर ग्रेड, फिर आप रखेंगे उसका नेक्स्ट मेंबर परसेंटेज। हुआ क्लियर? इतना समझ आ रहा है? लेकिन इतना लिखने के बाद हम क्लास को बंद नहीं करते। इतना लिखने के बाद अपन क्लास को बंद नहीं करते हैं। इसके नीचे कुछ और भी आता है, वो कुछ और क्या होगा ये आपको अभी 10 मिनट में पता चलेगा। तो अभी के लिए परसेंटेज के बाद मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है और फिर करली ब्रेसेस क्लोज करें। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? गुड। नाउ कमिंग बैक टू द सी लैंग्वेज पार्ट।
अब आप बताइए, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद आपका अगला टास्क क्या होता है? जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद आपका अगला टास्क क्या होता है? स्ट्रक्चर को यूज करना। और स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आप मेन में जाकर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आप मेन में जाकर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं। यस और नो? बनाते हैं। और स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए आप सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट क्या लिखते हो? जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए आप सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखते हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। ऐसे लिखते हो? ओके, बिल्कुल। अब ये बताइए, ये स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है? जब आप यहां लिख रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का आना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कीवर्ड आप मिस कर जाते हैं तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर सिंटेक्स एरर दे देता है। ये भी याद है आपको, है ना? ठीक है। अब जैसे ये लाइन रन होगी, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है। अगर हम मान लें कि हम टर्बो कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक 7 बाइट्स का होगा। नाम इस ब्लॉक का एस पड़ जाएगा। अंदर इसके 3 मेंबर होंगे। एक का नाम होगा रोल, एक का नाम होगा ग्रेड, एक का नाम होगा परसेंटेज। ऐसा ही होता है। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेमोरी में ऐसा ही कुछ डायग्राम बनता है। शाबाश। अब आ जाइए सी डबल प्लस की तरफ। सी डबल प्लस में भी याद रखिएगा, अगर आपको क्लास को यूज करना है तो आपको हर हाल में क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा वेरिएबल। बिल्कुल वैसे जैसे आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं। बट यहां पर दो बातें बहुत बहुत अलग हैं। ध्यान से सुनना। यहां पर दो बातें स्ट्रक्चर के वेरिएबल के कंपैरिजन में बहुत बहुत अलग हैं। कौन सी दो बातें? पहली बात, जब आप क्लास का वेरिएबल बनाएंगे तो क्लास कीवर्ड नहीं लिखा जाएगा। इज दिस क्लियर? जब आप क्लास का वेरिएबल बनाएंगे तो क्लास कीवर्ड नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे का मतलब ये नहीं है कि लिख सकते नहीं है, मैं कह रहा हूं लिखेंगे नहीं। कंपलसरी नहीं है कि क्लास लिखा जाए। हम सीधे लिख सकते हैं स्टूडेंट और उसके बाद नाम जो हम दे रहे हैं अपनी तरफ से एस। पहला डिफरेंस समझ आया? स्ट्रक्चर और क्लास में, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट वेरिएबल लिखना, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है। क्लास के लिए क्लास कीवर्ड लिखना कतई जरूरी नहीं है। दूसरा डिफरेंस, एक बार फिर आप मुझे बताइए, ये एस कौन है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड। स्ट्रक्चर में एस कहलाएगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल कहलाएगा, है ना? लेकिन ये वाला जो एस आप देख रहे हैं, जो आपने क्लास के कंटेक्स्ट में बनाया है, इसे गलती से भी वेरिएबल बोलने की गलती, वेरिएबल बोलने का चांस मत ले लीजिएगा। ये वेरिएबल नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये वाला जो एस आपने बनाया है, जिसके अंदर भी रोल ग्रेड और परसेंटेज हैं, ये सी डबल प्लस की अंग्रेजी में वोकैबुलरी में कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो 2 दिन से जो मिस्ट्री बनी हुई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप अब वो मिस्ट्री आपकी सॉल्व हो गई है और आपको पता लग गया होगा। क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास को यूज करने के लिए जब क्लास का वेरिएबल बनाया जाता है तो उस वेरिएबल को एक नया नाम मिला है। उसे हम वेरिएबल नहीं बुलाते, उसे हम सी डबल प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में नाम दिया करते हैं ऑब्जेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, गलती नहीं करना। क्या सी डबल प्लस में हर चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं? क्या सी डबल प्लस में हर एक को ऑब्जेक्ट बोलेंगे? नहीं। डोंट मेक दिस मिस्टेक। सी डबल प्लस में अगर आप इंट वेरिएबल बनाते हो, जैसे इंट ए, सी लैंग्वेज में ये ए क्या है? जल्दी बोलिए। वेरिएबल है। कैर बी, बी क्या है? वेरिएबल है। फ्लोट सी, सी क्या है? वेरिएबल है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, एस क्या है? सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, वेरिएबल है। तो सी लैंग्वेज तो सबको एक ही जैसा मानती है और सबको बोलती है वेरिएबल। सी डबल प्लस में ट्विस्ट है। सी डबल प्लस में अगर मैं पूछूंगा ये इंट ए, कैर बी और फ्लोट सी, ये तीनों कौन है? तो आपका जवाब होगा ये तीनों वेरिएबल्स हैं।
लेकिन अगर मैं पूछूंगा स्टूडेंट एस, अब बताइए ये एस कौन है? तो आप बोलेंगे अगर स्टूडेंट एक क्लास है तो फिर एस कहलाएगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, सो हर जगह वेरिएबल वेरिएबल फिट हटाकर ऑब्जेक्ट नहीं फिट कर देना है। हर जगह ये नहीं बोलना है कि वेरिएबल नहीं है ऑब्जेक्ट हो गया है। अभी भी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल के वेरिएबल बनेंगे, लेकिन जो आप क्लासेस बनाएंगे उनके वेरिएबल आप वेरिएबल के नाम से नहीं जाने जाएंगे, दे आर बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं राहुल, कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप क्लास स्टूडेंट टेस्ट लिखिए, लेकिन क्लास लिखना ऑप्शनल है यहाँ पर। तो जब लिखे बिना काम चल रहा है तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करेगा? क्या कहते हैं राहुल आप, सही बात है? चलो आगे, चलिए अब आ जाइए वापस मेन पार्ट पे। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, अब जरा वापस आइए सी लैंग्वेज की तरफ और मुझे बताइए इस समय रोल ग्रेड पर सब में गार्बेज पड़ा है, हाँ या ना? है ना? मैं चाहता हूं ये गार्बेज हटाकर मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा इनमें डालूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रोल नंबर में 10 डालना है, तो क्या मेरा एस डॉट रोल इक्वल टू 10 लिखने से स्ट्रक्चर के रोल में 10 आ जाएगा? यस और नो? 100% आ जाएगा। रोल में से गार्बेज हटकर यहां 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं एस डॉट ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोट ए, तो ये गार्बेज हटकर यहां ए आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं कहता हूं एस डॉट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 72.5, तो यहाँ 72.5 आ जाएगा? बिल्कुल, वो भी आ जाएगा। यानी सी लैंग्वेज में कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी बैठकर स्ट्रक्चर के इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ के ना? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनकर जवाब देना। इस एग्जाम्पल को देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि सी लैंग्वेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं से भी बैठकर अंदर रोल ग्रेड पर जो दिख रहे हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? है ना? लेकिन अगर आप सी डबल प्लस में आकर मेन में लिखते हैं एस डॉट रोल इज इक्वल टू 10, एस डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ए, एस डॉट परसेंटेज इज इक्वल टू 72.5, अगर ये करते हैं आप तो नोटिस करिएगा कंपाइलर इसे इतनी बड़ी गलती मानेगा कि कोड कंपाइल करने से मना कर देगा। मतलब क्या जनरेट हो जाएगी? रन टाइम एरर कि सिंटेक्स एरर? क्या जनरेट हो जाएगी? रन टाइम एरर कि सिंटेक्स एरर? सिंटेक्स एरर। कंपाइलर आपके इस कोड को कंपाइल ही नहीं करेगा और क्या जनरेट कर देगा? जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। अब आते हैं कुछ सवाल दिमाग में। पहला सवाल, ऐसा क्यों? सी डबल प्लस क्यों अलाउ नहीं करती कि हम मेन से एस डॉट रोल इक्वल टू 10, एस डॉट ग्रेड इक्वल टू ए लिख पाए? क्या प्रॉब्लम है ऐसा करने में? तो सी डबल प्लस ये कहती है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि ऐसा रियल वर्ल्ड में अलाउड नहीं होता है। मतलब ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन से बैठकर हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करें, ये सी डबल प्लस कहती है इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। अब दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर रियल वर्ल्ड में ऐसा कहां दिखता है कि नहीं होता है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो बोलता जाता हूं वो सुनते चलिएगा बस ध्यान से। वो जो क्लास स्टूडेंट है उसे आप अपना घर मानिए, मान लिया? वो जो क्लास स्टूडेंट आपको दिख रही है ना, इमेजिन करिए वो आपका घर है, ठीक है? अंदर जो रोल ग्रेड पर आपको दिख रहे हैं वो आप अपने घर के अंदर का सामान मानिए, फर्नीचर मानिए। मान लिया? मान लिया, ठीक है। वो जो मेन आपको दिख रहा है उसे आप आपके घर के बाहर की गली मानिए। आपके घर के बाहर रोड है, घर के बाहर रोड, गली, मोहल्ला कुछ तो होगा, ठीक है। और वो जो आपको एस दिख रहा है ना, उसे आप मानिए आपके घर से, आपके घर की गली से कोई भी इंसान गुजर रहा है। अब आप मुझे बताइए,
आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर की गली से गुजरने वाला कोई भी इंसान, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपके घर में घुसे, आपको साइड पटके, फ्रिज खोले, पानी की बोतल निकाले और पानी पी के चलता बने? अच्छा लगेगा आपको ऐसे कि कोई भी आपके घर के पास से निकल रहा हो, सीधे घर में घुस जाए, पानी पी के चलता बने? नहीं लगेगा ना। अच्छा, क्यों? पानी पीना गलत है? पानी पीना गलत है क्या? नहीं। पानी पीना, पानी पिलाना तो गलत नहीं है। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है ना। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है ना, अच्छी चीज है ना। लेकिन जो इस बंदे ने तरीका अपनाया है पानी पीने का, वो तरीका गलत है ना। वो तरीका गलत है ना। सोचिए, अगर माना इस बंदे को मेरे घर के सामने से गुजरते हुए बहुत जोर से प्यास लगी, इसको लगा ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा बिना पानी पिए, तो इसे पानी मांगना चाहिए ना, पानी की रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना। घर का कोई मेंबर घर के रेफ्रिजरेटर से पानी पिलाएगा ना इसको। इसको थोड़ी हक दिया है कि घर में घुस जाए, फ्रिज खोले और पानी पी ले। मेरे घर का फ्रिज है, स्टेशन पे लगा हुआ प्याऊ थोड़ी ना है कि कोई भी आया और पी के चलता बना। क्या कहना है आपका? है ना? ऐसा है ना रियल वर्ल्ड में। तो सी डबल प्लस ये कहती है, जब आप अपने घर की चीजों को इतना सहेज के रखते हैं, इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इतना बचा के रखते हैं, तो फिर आप अपने प्रोग्राम के डेटा को सारी दुनिया को क्यों एक्सेस करने देते हैं? क्यों हर एक को ये हक मिल गया है कि वो आपकी क्लास के डेटा को एक्सेस कर ले? तो सी डबल प्लस का कहना है, जितना ज्यादा जगह से चीजें एक्सेस होंगी, वो उतनी ज्यादा अनसेफ होंगी, वो उतनी ज्यादा एक्सपोज होंगी, उनकी प्राइवेसी पे उतना बड़ा खतरा होगा। यस और नो? सोचिए, सही बात है ना? है कि नहीं है? जो जितना ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल होगा, वो उतना इजीली एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो जितना ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होगा, उसके करप्ट होने के, डिस्ट्रॉय होने के उतने ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। है ना? करप्ट मतलब वो करप्ट नहीं जो भ्रष्टाचार के लिए यूज होता है। करप्ट मतलब डेटा का स्पॉइल हो जाना, दैट इज कॉल्ड करप्ट हो जाना। राइट? अब जैसे आप इमेजिन करिए, क्या मुझे यह हक है कि मैं आपके बैंक में जाकर आपके बैंक की डिटेल्स निकाल लूं? जल्दी बोलिए, क्या मुझे यह हक है कि मैं आपके बैंक में जाकर आपके बैंक की डिटेल्स निकाल लूं? हरगिज नहीं। बैंक मुझे एक अक्षर, एक डिजिट आपके बैंक बैलेंस का नहीं बताएगा। बैंक की सिक्योरिटी है ना ये। है। और सोचिए, अगर बैंक इतना सिक्योर नहीं हो, बैंक अपने ये रूल्स वापस ले ले, तो क्या कोई अपना अकाउंट बैंक में मेंटेन करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो आप ध्यान से अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आपको पता नहीं है, आप रोज हर सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने जीवन में देखते हैं। बस पता नहीं चलता है आपको कि जो आपके आसपास हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हो रहा है। वही चीज आपको प्रोग्रामिंग में दिखती है। तो सी डबल प्लस ये बोलती है, जब रियल वर्ल्ड में किसी की डिटेल्स कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर क्लास का डेटा क्लास के बाहर से डायरेक्ट एक्सेस क्यों होगा? नहीं हो सकता। और कंपाइलर इस कारण से दे देगा सिंटेक्स एरर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया, आपसे इंटरव्यूअर बोलेगा, यार मुझे ये टेक्निकल वर्ड्स में बताओ। ये तो तुमने नॉन टेक्निकल कहानी सुनाई, मुझे इसको टेक्निकल भाषा में समझाओ। तो आप टेक्निकल वर्ड्स में बोलोगे कि क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है, सुनना ध्यान से मेरी बात, क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। और स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक का मतलब? बहुत आसान है। पब्लिक का मतलब विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। एक बार फिर मैं कहूंगा, जैसे स्टेशन पे लगा हुआ प्याऊ, वो पब्लिक है। हाँ। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रखी गई कुर्सी पब्लिक है। जो चेयर्स प्लेटफॉर्म पे लगी होती हैं पब्लिक हैं। हाँ जी, पब्लिक हैं। राइट? आपके शहर का सिनेमा हॉल पब्लिक है। एनीवन कैन गो एंड वॉच द मूवी अगर वो पे कर रहा है तो। यस, बिल्कुल। ये सब चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं। एनीवन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस देम। राइट? लेकिन आपके घर का रेफ्रिजरेटर प्राइवेट है। यस। आपके घर का टेलीविजन सारी दुनिया तो आकर नहीं देख सकती, सिर्फ आपके घर के लोग उस टेलीविजन को यूज करेंगे। प्राइवेट है। तो प्राइवेट मतलब जिसका एक्सेस लिमिटेड हो। पब्लिक मतलब जिसका एक्सेस सबके लिए अवेलेबल हो, कोई भी उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर सके, वो पब्लिक है। और हर चीज को हर कोई एक्सेस नहीं करे, कुछ लिमिटेड लोग एक्सेस करें,
तो वो प्राइवेट है। इज इट क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। आपके घर का ड्राइंग रूम, आपके घर का ड्राइंग रूम पब्लिक है? हाँ है, बिल्कुल है। आपके फ्रेंड्स, इवन कोई अनजान इंसान भी अगर आपके यहाँ आता है तो थोड़ी देर बैठकर आपसे बात करेगा, तो ड्राइंग रूम में तो बैठ सकता है ना, अंदर आकर बैठकर आपसे बात कर सकता है ना, है ना। जिसको आपने कभी जिंदगी में, जिससे आप नहीं मिले, वो भी कम से कम बैठ तो सकता है, अगर वो अपना इंट्रोडक्शन आपको दे, अपना परिचय आपको दे और वो क्यों आया ये बताए, राइट। लेकिन वो इंसान आपके पूरे घर में नहीं घूम सकता ना, ये हक तो नहीं दिया है ना उसे कि वो लिविंग रूम में चला जाए, वो ड्राइंग रूम से हटकर प्राइवेट रूम्स के अंदर चला जाए, नहीं जा सकता, राइट। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां सिर्फ घर के मेंबर्स जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही सी डबल प्लस क्लास के साथ करती है। सी डबल प्लस बोलती है क्लास एक प्राइवेट जोन है, और जो प्राइवेट जोन है इसका मतलब क्लास का डेटा आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। आई रिपीट, प्राइवेट का मतलब क्लास के मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगे। तो प्राइवेट को यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड। क्लास के बाहर से आप इसे हरगिज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट इज प्राइवेट। एंड व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ आ रही है बात? ठीक है। अब डाउट आता है, बट हमने सी लैंग्वेज में कभी स्ट्रक्चर में पब्लिक तो लिखा नहीं, तो इसीलिए तो नहीं लिखा क्योंकि सी लैंग्वेज में डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती। सी लैंग्वेज कभी कहती नहीं है कि स्ट्रक्चर का डेटा हर जगह से एक्सेस हो रहा है तो ये गलत है। सी लैंग्वेज ने कभी इस बात की चिंता नहीं करी। इस बात की चिंता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स ने करी। उनको ये लगा कि ये गलत है, और अगर ऐसे चलता रहा तो फिर डेटा आराम से करप्ट हो जाएगा, डेटा आराम से स्पॉइल हो जाएगा, और डेटा की प्राइवेसी, डेटा की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। Everyone is able to understand this point? शाबाश। अब अगला सवाल आता है, तो फिर हम इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? तो सी डबल बस बोलती है क्लास के डेटा को एक्सेस करने का हक सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस को होगा। क्या कहा मैंने? मैं फिर दोहराता हूं। सी डबल प्लस कहती है क्लास के डेटा को एक्सेस करने का हक सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर रहने वाले मेंबर फंक्शंस को होगा। एक नया वर्ड मैंने यूज करा, मेंबर फंक्शन। सवाल आता है ये क्या होते हैं? हमने तो आज तक सिर्फ फंक्शन सुना था, तो गौर से सुनिए। सी डबल प्लस में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक वो होते हैं जो क्लास के अंदर हैं, एक वो होते हैं जो क्लास के बाहर हैं। जो क्लास के अंदर हैं दे आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन, और ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आपके घर के मेंबर्स हैं। क्या आपके घर के लोगों को, आपके परिवार के लोगों को आपके घर में हर चीज एक्सेस करने का राइट है? जल्दी बोलिए, है? आपका छोटा भाई पूरे घर में घूम सकता है, आपका यंगर ब्रदर पूरे घर में घूम सकता है, आपकी यंगर सिस्टर घर में हर जगह जा सकती है, आपके मम्मी पापा घर में हर जगह जा सकते हैं। यस, उनके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम होम, राइट। बिल्कुल ऐसे सी डबल प्लस ये मानती है कि गेट और शो स्टूडेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, तो इन्हें पूरा हक है कि ये इन मेंबर्स को एक्सेस कर लेंगे। किन को एक्सेस कर लेंगे? रोल, ग्रेड और पर को एक्सेस कर लेंगे। तो रोल, ग्रेड, पर इनके लिए प्राइवेट नहीं है क्या? नहीं। अगर मेरा घर मेरे लिए ही प्राइवेट हो जाए तो फिर मैं कहां जाऊंगा? है कि नहीं? अगर मेरे ही घर के अंदर घुसने से मुझे रोका जाए और कहा जाए ये प्राइवेट है, आप नहीं आ सकते, तो भैया फिर मैं कहां जाऊंगा? तो सी डबल प्लस ये कहती है प्राइवेट बाहरी दुनिया के लिए है, जो क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन है वो क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर। तो अब बात होती है, तो फिर अब कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो अब कम्युनिकेशन ऐसे होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, बताइए ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है मैंने? बताइए जरा, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है? एस। ऑब्जेक्ट बात करेगा किससे? मेंबर फंक्शन से। और मेंबर फंक्शन बात करेंगे किससे? क्लास के अंदर के डेटा मेंबर से। तो ये रोल, ग्रेड पर क्या डेटा मेंबर कहलाते हैं? हाँ, ये रोल, ग्रेड पर कहलाएंगे डेटा मेंबर। इनके लिए ये वोकैबुलरी कभी नहीं भूलनी है आपको। दे आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर। और ये गेट और शो क्या कहलाएंगे? फंक्शन? नहीं, फंक्शन बोलने की गलती कभी नहीं करिएगा, ये फंक्शन नहीं है, दे आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन।
राइट। फंक्शन मतलब जो क्लास का पार्ट ना हो, मेंबर फंक्शन मतलब जो क्लास का पार्ट है। तो मेन इसका मतलब मेंबर फंक्शन नहीं, सिर्फ फंक्शन है। हाँ जी, मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, सी एल आर एस सी आर, ये सी डबल प्लस की दुनिया में फंक्शंस कहलाएंगे। लेकिन जो आपको गेट और शो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो कहलाएंगे मेंबर फंक्शन। अच्छा, गेट शो बोलेंगे कि वॉइड गेट वॉइड शो बोलेंगे? क्या कहते हैं? इनका नाम वॉइड गेट वॉइड शो पढ़ा जाए कि गेट और शो पढ़ा जाए? वेरी गुड, गेट और शो पढ़ा जाए। वॉइड तो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप थोड़ी नाम में शामिल हो जाती है, रिटर्न टाइप का तो रोल अलग होता है। ठीक है, तो अभी के लिए नाम याद रखिए, गेट और शो के लिए वर्ड यूज होगा मेंबर फंक्शन, रोज ग्रेड पर के लिए वर्ड यूज होगा डेटा मेंबर। ठीक है, और कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन कुछ ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट विल टॉक टू whom? Object will talk to member functions. Okay, and member functions will talk to whom? Member functions will talk to data member. Are you getting this? Object will talk to member functions and member functions will talk to data members. अब दो क्वेरीज और आपके दिमाग में उठेंगी। पहला डाउट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या? वो ये डाउट आना चाहिए कि सर अभी अभी अपन ने ये बोला, अभी अभी अपन ने ये कहा कि ऑब्जेक्ट डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने माना सब कुछ क्लास के अंदर प्राइवेट होता है। ये माना कि नहीं माना हमने? एवरीथिंग इनसाइड द क्लास इज प्राइवेट, ये एग्री करा? तो अगर सब कुछ क्लास के होता है तो ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकता है? दिमाग दौड़ाइए, क्या मेंबर फंक्शन प्राइवेट नहीं होगा? क्योंकि वो भी तो क्लास का पार्ट है। अगर वो भी क्लास का पार्ट है तो क्या वो प्राइवेट नहीं हो गया? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही, मेंबर फंक्शन भी तो प्राइवेट हो गए। अब अगर मेंबर फंक्शन प्राइवेट हो गए तो आप मानते हो ये कम्युनिकेशन भी तो पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन से ट्रैक करे? जी, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करा जाए इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए? तो सी डबल प्लस बोलती है एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, वो कीवर्ड आप मेंबर फंक्शन के ऊपर लगाएंगे। कौन सा कीवर्ड? उस कीवर्ड का नाम होता है पब्लिक, और लिखने के बाद कोलन लगाना जरूरी होता है। तो पूरा सिंटेक्स क्या हो गया? पूरा सिंटेक्स हो गया पब्लिक और पब्लिक के बाद कोलन। तो ये क्या हुआ पब्लिक लगाने से? पब्लिक लगाने से आपने कंपाइलर को ये कहा कि मैं चाहता हूं ये दोनों मेंबर्स आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो पाए। अगर आपने इनको पब्लिक नहीं करा तो आप मानते हैं ऑब्जेक्ट फिर इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा क्लास से, है ना? इसलिए क्लास बनाते वक्त क्लास को हमेशा दो सेक्शन में ब्रेक करते हैं। एक प्राइवेट सेक्शन होता है, एक पब्लिक सेक्शन होता है। प्राइवेट सेक्शन बाय डिफॉल्ट होता है। ये लाइन समझ आ रही है आप सबको? प्राइवेट सेक्शन बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब आपने बोला नहीं है फिर भी कंपाइलर प्राइवेट मानकर चल रहा है रोल ग्रेड पर को। और अगर आपको लगता है सर हम बोलना चाहें तो आपको बोलने से कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल बोलिए। यहां लिख दीजिए प्राइवेट और प्राइवेट के साथ लगा दीजिए कोलन। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इन क्लास इज प्राइवेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्लास के अंदर हर चीज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, पब्लिक करना पड़ता है, उसके लिए पब्लिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा दिखता है कि कुछ चीज प्राइवेट हो और कुछ चीज पब्लिक हो? हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एटीएम। आप एटीएम को रिकॉल करिए। एटीएम को जब आप यूज करते हैं तो क्या स्क्रीन पे आपको कैश विड्रॉ करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, पिन चेंज करना, बैलेंस पता करना, इनके ऑप्शंस दिखते हैं? दिखते हैं, नजर आते हैं आपको? यस। तो ये क्या हुए? दिमाग दौड़ाओ। हुए ये एटीएम के पब्लिक मेंबर फंक्शंस हुए। ये एटीएम के पब्लिक मेंबर फंक्शन हुए। और बताइए मशीन के अंदर क्या है जो बाहर से नहीं दिखता? मशीन के अंदर क्या है जो बाहर से नहीं दिखता? जल्दी जल्दी बोलिए। पैसा, अमाउंट, राइट। जो मशीन के अंदर नोट रखे गए, कैश रखा गया है, वो आपको बाहर खड़े खड़े दिखता है? नहीं दिखता। तो अगर आपको वो कैश विड्रॉ करना है तो आपको मेंबर फंक्शन से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है,
फिर वो आपके लिए कैश विड्रॉ करके लाता है। यस। अब आप सोचिए, अगर एटीएम क्लास की तर्ज पे ना बना होता, क्लास के कॉन्सेप्ट पे ना बना होता और एटीएम स्ट्रक्चर जैसा होता, तो मच जाती अफरा तफरी एटीएम के अंदर। फिर सोचिए कौन एटीएम यूज करने के लिए कैश विड्रॉ करे और पिन कोड डाले और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए ऑप्शंस फॉलो करे। सीधे घुसे एटीएम में, एटीएम खोला, सीधा कैश निकाला, जैसे पर्स से कैश निकाल रहे हैं और चलते बने। है कि नहीं? तो सोचिए एटीएम एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। एटीएम एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। वेरी गुड। आप क्या हो गए एटीएम के लिए? आप एटीएम के लिए क्या हो गए? आप एटीएम के लिए ऑब्जेक्ट हो गए। बहुत अच्छे। और एटीएम में जितने आपको मेंबर फंक्शन दिख रहे हैं वो क्या हो गए? वो सारे के सारे एटीएम के ऑप्शंस हो गए। ओके। और एटीएम में जो कैश रखा हुआ है वो क्या हो गया? वो एटीएम का प्राइवेट डेटा मेंबर हो गया। आया ये एग्जांपल समझ? रिलेट कर पा रहे हैं आप ऊप्स को एटीएम के एग्जांपल से? राइट। वेरी गुड। अब ये भी बताइए, एटीएम में जो ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, आप वो काम नहीं कर सकते? एटीएम में जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। जैसे, क्या एटीएम से कैश डिपॉजिट हो जाएगा? नहीं होगा। विड्रॉ हो जाएगा। कुछ एटीएम्स में होती है फैसिलिटी, मानते हैं? आजकल एसबीआई के कुछ एटीएम्स में फैसिलिटी आ गई है, लेकिन हर एटीएम में तो नहीं है ना। हर जगह तो कैश डिपॉजिट नहीं होता ना। हाँ, तो फैसिलिटी होती है, इसलिए आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मानते हैं? कैश डिपॉजिट करने का बकायदा अरेंजमेंट करा गया है एटीएम में। ऐसे थोड़ी कि आपका मन है तो आप कैश डिपॉजिट कर दोगे, भले ही मशीन में उसका ऑप्शन ना हो। आ रही है बात समझ? इसका मतलब क्लास में क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, क्लास क्या क्या कर सकेगी, ये कौन तय करता है? ये कौन तय करता है? ये तय करते हैं मेंबर फंक्शन। वो तय करते हैं कि क्लास के डेटा पे किस किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करा जाएगा। आई होप ये इंटरेक्शन समझ आया। सब लोगों को आया समझ में? गुड। अब इस पूरे को मैं थोड़ा थ्योरेटिकली लिख दूं ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर प्राइवेट एंड पब्लिक? ये हैं क्या? तो सबसे पहले आप इनके नामों के मतलब जान लीजिए, है ना। जैसे आप मुझे बताइए, अगर आपने लेक्चर्स मिस ना करे हो तो सी आउट सीन क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। वेरी गुड। और एंड एल क्या है? एंड एल क्या है? बहुत बढ़िया, मैनिपुलेटर है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है पब्लिक और प्राइवेट क्या है, तो आपका जवाब होगा पब्लिक एंड प्राइवेट आर कीवर्ड्स, बट दे आर better known as they are better known as access specifiers. Remember this. ये इनके लिए वोकैबुलरी यूज होती है। प्राइवेट और पब्लिक होने को तो कीवर्ड है, मतलब अगर टर्बो में बात करें तो इनका कलर व्हाइट आएगा। अगर टर्बो कंपाइलर की बात करें तो इनका कलर व्हाइट आएगा। बिल्कुल। अगर आप टर्बो कंपाइलर की बात करें तो इनका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा। राइट। ठीक। लेकिन ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, या इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है विजिबिलिटी मोड्स। दे ऑल्सो आर नोन एज विजिबिलिटी मोड। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, इनसे होता क्या है? तो जवाब है दे कंट्रोल दैट what members of the class will be accessible from outside the class, and what members of the class could not be accessed from outside the class. कौन से मेंबर्स क्लास के ऐसे हैं जो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकते हैं, और कौन से मेंबर ऐसे हैं जो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते हैं? समझ आया? ठीक। थर्ड पॉइंट, the members which are declared as
पब्लिक, क्लास के बाहर से हो जाएंगे एक्सेस, जल्दी बोलिए, क्लास के बाहर से हो जाएंगे एक्सेस, यस, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, इन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाना परमानेंटली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोज मेंबर्स which are declared as private can never, remember this, can never be accessed from outside the class. Okay, तो फिर प्राइवेट मेंबर्स को कौन एक्सेस करता है? These private members, very good, can only be accessed by member functions declared inside the class. ऐसे मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करे गए हैं, ये उन्हीं के द्वारा एक्सेस करे जा सकते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है? फाइन। अभी बताइए, जब क्लास बनाते हैं तो किसे प्राइवेट करते हैं, किसे पब्लिक करते हैं? जब क्लास बनाते हैं तो किसे प्राइवेट और किसे पब्लिक करा जाता है? हमेशा डेटा को प्राइवेट करते हैं और फंक्शंस को पब्लिक करते हैं, क्योंकि छुपाना किसको है? छुपाना किसे है? डेटा को। बचाना डेटा को है, फंक्शंस को नहीं बचाना है। फंक्शंस के करप्ट होने का कोई चांस नहीं होगा, करप्ट डेटा होगा। समझ रहे हैं? अगर एटीएम में चोरी होती है तो चोर क्या चुराएगा? बताओ, ऑब्वियस ही बात है, कैश चुराएगा। जो स्क्रीन का डिजाइन है उसे चुरा कर क्या करेगा वो? उसका मन थोड़ी करेगा कि बहुत सुंदर लिखा हुआ दिख रहा है कैश विड्रॉल, ये ऑप्शन चोरी कर लेता हूं मैं। क्या करेगा कैश विड्रॉल ऑप्शन चोरी करके? चोरी वो कैश की करेगा। तो खतरा कैश पे है, स्क्रीन पे नहीं है, राइट? तो हम बोलते हैं नॉर्मली व्हेन वी डिजाइन अ क्लास, comma, we declare data members, data member मतलब variables of the class as private and we declare member functions of the class as public. Is this clear? And we declare member functions of the class as public. Point number 6. By default क्लास में सब कुछ प्राइवेट होता है कि by default सब कुछ पब्लिक होता है? शाबाश, by default सब कुछ प्राइवेट होता है। In C++, whenever we declare a class, then by default everything is private. आपके बिना कुछ कहे हर चीज प्राइवेट होगी। So there is no need to write the keyword private. प्राइवेट कीवर्ड लिखने की कोई जबरदस्ती नहीं है। ये भी समझ आ रही है बात? There is no need to write the keyword private. But पब्लिक करना है तो लिखना पड़ेगा। अगर पब्लिक करना है तो इसको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। But to make the members of the class as public, we must mention the keyword public. क्लास के मेंबर्स को अगर पब्लिक करना है तो फिर आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। गॉट द पॉइंट? अब आती है आखिरी बात, अब आता है लास्ट पॉइंट। व्हाट इज दैट? लास्ट पॉइंट ये कहता है प्राइवेट और पब्लिक के अलावा एक कीवर्ड और होता है, शायद आपने सुना होगा, एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड। ठीक है?
लेकिन हम इस कीवर्ड के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हम इनहेरिटेंस चैप्टर पे ना पहुंचे। चैप्टर का नाम सुना आपने? हम इस कीवर्ड के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हम इनहेरिटेंस पे ना पहुंचे। तो मैं इसे भी मेंशन कर देता हूं। देयर इज वन मोर कीवर्ड which falls in the category of access specifier, and it is called protected. It is called protected. But the discussion about this keyword only makes sense when we discuss or learn the chapter called inheritance. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जो नोट्स दिख रहे हैं, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आर दे वेरी वेरी क्लियर? आर दे एब्सोल्युटली क्लियर? गुड। अब आते हैं क्लास बनाने का ऑफिशियल सिंटेक्स क्या है। अगर कोई पूछता है व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, डिफरेंट सिंटेक्सेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास। ठीक, तो आपको क्लास के दो सिंटेक्सेस दिखा रहा हूं। पहला है सिंटेक्स 1, जिसमें क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, क्लास के नाम के बाद अंदर आकर मेंबर की डेटा टाइप लिखी, उस मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया, अगले मेंबर की डेटा टाइप लिखी, उस मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया, और ऐसे मैंने मेंशन करे मल्टीपल मेंबर्स। क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है? और इसके बाद प्रोग्रामर लिखेगा द कीवर्ड कॉल्ड पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद मेंशन करेगा रिटर्न टाइप, ठीक, मेंशन करेगा मेंबर फंक्शन का नाम, मेंशन करेगा अगर जरूरत है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स और सेमीकोलन। ऐसे ही अगले के लिए रिटर्न टाइप फॉलोड बाय मेंबर फंक्शन का नाम फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी जवाब दीजिए। ठीक, ये एक तरीका। इसी काम को करने का दूसरा तरीका भी है। ठीक, वो क्या है? वो ये है कि क्या हम मेंबर फंक्शंस को पहले और डेटा मेंबर को बाद में बना सकते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दें। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा करें हम तो ये बनेगा सिंटेक्स 2। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं मेंबर फंक्शंस को पहले बनाता हूं, यानी ये वाला पार्ट कट करता हूं मैं और ऊपर की तरफ लाके लिख देता हूं, तो आप मानते हैं मुझे पब्लिक भी ऊपर लिखना पड़ेगा? जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए। लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये पब्लिक भी यहां से हटेगा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर देते हैं। बट अब आप सोचिए, अगर मैंने पब्लिक लिख दिया तो फिर हर चीज पब्लिक हो गई कि नहीं? बताइए, फिर सारा डेटा पब्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर हमें यहाँ स्पेशली डेटा के पहले लिखना पड़ेगा प्राइवेट। ठीक है, ये एकमात्र केस है जब प्राइवेट लिखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डेटा पहले बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बाद में बनाते हैं, तो प्राइवेट लिखने का कंपल्शन आपसे कोई नहीं रखता। कोई नहीं कहता कि आप कंपलसरी तौर पे प्राइवेट कीवर्ड लिखें ही लिखें। हाँ, जब पब्लिक पहले लिखेंगे तब डेटा के साथ प्राइवेट लगाना जरूरी हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं लगाएंगे
तो क्लास क्लास नहीं रह जाएगी, फिर वो क्या बन जाएगी? फिर वो स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर वो नाम भर की क्लास होगी। इट विल बी एज गुड एज अ स्ट्रक्चर, फिर उसे कहीं से भी कर लिया जाएगा एक्सेस। हुआ क्लियर? सारे पॉइंट समझ में आ गए? एक एक बात समझ में आ गई? नया तरीका समझ में आ गया कोड लिखने का? ठीक है, अच्छा इनकी लेबलिंग भी कर दूं जरा। ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स विकास। अब अगर पब्लिक मेंबर में डेटा है तो ऑब्जेक्ट डेटा भी एक्सेस कर लेगा। आर यू गेटिंग दिस? ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक मेंबर्स एक्सेस करेगा। अगर तुमको लग रहा है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। अपन अपने वाले एग्जांपल पे वापस चलते हैं। बताइए विकास, मेरे कोड में इस समय स्टूडेंट क्लास में रोल ग्रेड पर प्राइवेट है, हाँ या ना? हैं? और गेट और शो पब्लिक हैं? यस और नो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। गेट और शो पब्लिक है क्या? ठीक है, तो हम मेन से गेट और शो को कॉल कर सकते हैं, इन्हें कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये फंक्शंस हैं। क्या हम मेन से गेट और शो को इसलिए कॉल कर सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं? नहीं, हम इसलिए कॉल नहीं कर सकते हैं कि ये मेंबर फंक्शंस हैं। हम इसलिए कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं गेट को प्राइवेट पार्ट में डाल दूं, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में गेट को शिफ्ट कर दूं, तो फिर मेन से गेट भी एक्सेस होना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मेन से गेट भी एक्सेस होना बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर मेन से सिर्फ शो एक्सेस होगा। अच्छा, अगर मैं रोल नंबर को पब्लिक पार्ट में ले आऊं तो मेन से रोल नंबर एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अगर रोल नंबर को उठाकर पब्लिक कर दूं तो मेन से रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? हम डेटा को पब्लिक नहीं करते, डेटा को करते हैं प्राइवेट, क्योंकि डेटा को बचाना है और फंक्शंस को यूजर के सामने रखना है, तो फंक्शन को करते हैं पब्लिक। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप फंक्शंस को करें प्राइवेट या डेटा को करें पब्लिक। ये कुछ स्पेशल और एक्सट्रीम केसेस होंगे, वरना इन जनरल फंक्शंस आर ऑलवेज पब्लिक एंड डेटा इज ऑलवेज प्राइवेट। वो एक्सट्रीम केस कब होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी के लिए तो याद रखिए, जो ग्राउंड रूल है वो यही है, डेटा को बचाना है तो उसे प्राइवेट करना है, फंक्शंस को यूजर के सामने रखना है तो उन्हें पब्लिक करना है। हुआ क्लियर? अच्छा, अब एक और बात का जवाब दीजिए। पब्लिक प्राइवेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्राइवेट करा, फिर एक पब्लिक करा, फिर एक प्राइवेट करा, फिर एक पब्लिक करा, ऐसा भी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। मैं रोल को प्राइवेट कर दूं, फिर पब्लिक करके शो को डिक्लेयर करूं, फिर मैं प्राइवेट करके ग्रेड लिखूं, फिर मैं पब्लिक करके गेट को डिक्लेयर करूं, फिर मैं प्राइवेट करके परसेंटेज लिखूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब मैं इनकी लेबलिंग कर दूं ताकि आपको वोकैबुलरी वाइज एक बार फिर याद दिला रहा हूं किसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इस संबंध से ये क्या है, तो आप बोलेंगे दे आर डेटा मेंबर्स, और इन्हें डेटा मेंबर के अलावा एक नाम और मिला है। इस नाम के बारे में डिटेल्स मैं आपको दूंगा अगले लेक्चर में, अभी इनका नाम सुन लीजिए। दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो मैं लिख रहा हूं पढ़ पा रहे हैं आप? सेकेंड वोकैबुलरी जो मैं लिख रहा हूं, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी समझ में आएगा आने वाले 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है, और ये कौन है? ये क्लास के हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, चलिए अब एक और डाउट जो बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैंने देखा है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि सर आपने जो क्लास बनाई है स्टूडेंट, आपने उस क्लास के अंदर
दो दो मेंबर फंक्शन क्यों बनाए? तो मैं उनको ये बताता हूं, मैंने दो मेंबर फंक्शन इसलिए बनाए क्योंकि ये जो गेट नाम का मेंबर फंक्शन है ये यूजर से इनपुट लेगा, और ये शो नाम का मेंबर फंक्शन है ये यूजर को वैल्यूज प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए मैंने दो अलग अलग मेंबर फंक्शन बनाए। कॉमन सा डाउट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो क्या हम गेट और शो का काम एक ही फंक्शन से नहीं करा सकते? क्या क्लास में एक ही फंक्शन, सॉरी मेंबर फंक्शन, एक ही मेंबर फंक्शन बनाकर गेट शो दोनों का काम उस मेंबर फंक्शन अकेले से नहीं करा सकते? तो याद रखिएगा, करा तो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करती है, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मॉड्युलैरिटी। क्या वर्ड बोला मैंने? टाइप करिए जरा। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मॉड्युलैरिटी। सुना आपने ये वर्ड? द प्रिंसिपल ऑफ मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी कहता है हर अलग काम के लिए क्लास में होना चाहिए एक अलग मेंबर फंक्शन। मॉड्युलैरिटी का प्रिंसिपल कहता है फॉर एवरी डिफरेंट टास्क योर क्लास शुड हैव अ डिफरेंट मेंबर फंक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको रियल वर्ल्ड में मॉड्युलैरिटी के एग्जांपल्स देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। आप सबने टू व्हीलर ड्राइव करा है? टू व्हीलर चलाया होगा ना, बाइक या एक्टिवा कुछ ना कुछ चलाया होगा। ठीक है, अपन बाइक की बात करते हैं, अपन बाइक की बात करते हैं। आप याद करके मुझे बताइए, जब आप बाइक पे किक मारते हैं तो बाइक स्टार्ट होती है या बाइक दौड़ने लगती है? बताइए, अगर आप बाइक पे किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट पे आप प्रेस करते हैं सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, तो बाइक स्टार्ट होती है या बाइक अपने आप दौड़ने लगती है? सिर्फ स्टार्ट होती है, राइट? बाइक दौड़ती कब है? जब आप गियर लगाते हैं, जब आप एक्सेलरेट करते हैं, जब आप क्लच छोड़ते हैं, तब बाइक मूव करती है? करती है। आप सोचिए, जिसने बाइक डिजाइन करी उसने मॉड्युलैरिटी ना करी होती, उसको ये लगता कौन इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बाइक में दे, कोई बाइक स्टार्ट करेगा तो चलाने के लिए ही करेगा, दौड़ाने के लिए ही करेगा? तो दिमाग दौड़ाइए, अगर बाइक पे किक मारते ही बाइक दौड़ जाती तो आपके दोनों टांगे दोनों हाथ हवा में होते, बहुत अच्छे से आप रोड पे गुजरते हुए दिखते, हाँ या ना? होता ना ऐसा? जिस कंपनी ने बाइक बनाई, अगर उन्होंने मॉड्युलैरिटी फॉलो नहीं करी होती तो एक ही किक में बाइक सारे काम कर देती, है ना? सीधे हवा में उड़ जाते अपन बाइक के स्टार्ट होते ही, क्योंकि इतना बैलेंस बन ही कहाँ पाता कि स्टार्ट होते ही बाइक दौड़ने लग जाए तो हम बैलेंस कर लें। लेकिन नोटिस करिए, बाइक में किक से बाइक स्टार्ट ही होती है, एक्सीलेटर गियर इनसे बाइक मूव होती है, ब्रेक से बाइक स्टॉप होती है, हॉर्न हॉर्न के लिए है, इंडिकेटर इंडिकेटर के लिए है। हर कंपोनेंट एक यूनिक टास्क के लिए दिया गया है, हाँ या ना? दिया गया है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी। और तो और भगवान ने भी मॉड्युलैरिटी अचीव की है। हमारा शरीर बनाते वक्त भगवान ने मॉड्युलैरिटी अचीव की है। हाँ, हम आंखों से देखते हैं, राइट? कानों से सुनते हैं, राइट? हर पार्ट जो आपके बॉडी का है वो अपने आप में एक यूनिक टास्क के लिए है। बिल्कुल सोचिए, हाथ पैर आंख नाक सब अलग अलग कामों के लिए हैं। ठीक है, आंख भी दो दी है भगवान ने, हाँ के ना? आंख भी दो दिए, हाँ। थोड़ा सा कंजूसी कर सकते थे, थोड़ा सा कंजूसी कर सकते थे, दो आंख देते वक्त, हाँ कर सकते थे। सेंटर में एक आंख लगा देते बिल्कुल नाक के ऊपर, क्या करना है दो आंख वेस्ट करके? दो आंख से भी तो एक ही दिखता है, एक आंख से भी एक ही दिखता है। सोचकर देखिए, भगवान को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देख लेता है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि प्रोग्रामिंग लगी हुई है। आप नोटिस करिए, आपके आसपास की हर चीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, और हर पार्ट का अपना एक यूनिक टास्क होगा। यस और नो? होगा। दिस इज कॉल्ड एज मॉड्युलैरिटी। एटीएम में मॉड्युलैरिटी दिखती है? एटीएम में मॉड्युलैरिटी दिखती है, हाँ। मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको आपका बैंक बैलेंस पता चलता है। जो पर्ची बाहर आती है उसमें आपका करंट बैलेंस लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, राइट? फिर भी सोचिए, एटीएम में अलग से बैलेंस पता करने का ऑप्शन होता है? होता है ना? सोचिए क्यों है? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ बैलेंस पता करना है तो मैं मिनी स्टेटमेंट क्यों देखूंगा? यस और नो?
सोचिए, जिसने एटीएम का सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है वो भी तो मॉड्युलैरिटी अचीव नहीं करना चाहता, तो वहां 2 फंक्शन की जगह एक ही देता। आपको बैलेंस पता करना है तो भी आप मिनी स्टेटमेंट निकालो, और आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है तो भी आप मिनी स्टेटमेंट निकालो, है ना। इसलिए कभी भी कंजूसी मत करिएगा क्लास में मेंबर फंक्शंस बनाते वक्त। हाँ बिल्कुल फैजल, हम नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इनका नाम गेट और शो ही होना चाहिए। आपको जो पसंद आए वो नाम आप इन्हें दे सकते हैं। मैं इन्हें नाम गेट और शो दे रहा हूं। ओके, तो अब मुझे जाते जाते फाइनल क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें। क्लास में टोटल कितने मेंबर फंक्शन बनने चाहिए? किसी भी क्लास में टोटल कितने मेंबर फंक्शन बनने चाहिए? ना, गलत जवाब। जितने यूनिक टास्क हो। आप कैसे कह सकते हो कि 2 ही बनेंगे? क्यों यशिका, ज्योति, आप कैसे कह सकते हो कि 2 या 3 ही बनेंगे? देजल, आपने भी यही बोला है, विकास ने भी बोला है 2 ही बनेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है हर क्लास में 2 बनेंगे। क्या कहना है आपका? डिपेंड करता है ना उस क्लास के अंदर आप क्या क्या टास्क इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उतने मेंबर फंक्शन बनेंगे। अगर कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाएंगे तो आप मानते हो 6 मेंबर फंक्शन बनेंगे? अगर कैलकुलेटर नाम की क्लास बनेगी तो 6 मेंबर फंक्शन बनाओगे आप? हाँ के ना? बनाओगे ना? इनपुट लेने का अलग, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये अलग, हो गए 6 मेंबर फंक्शन, राइट। ओके, तो आइए आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट, और कोडिंग पे आते हैं। क्लास की पूरी कोडिंग डिजाइन करना सीखते हैं। आज आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप सीखा है, क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, पेज नंबर 3। इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं मैं। ये कम्युनिकेशन ऐसे अलाउड है, रिमेंबर दिस, और ये वाला कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। देन पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।